तो कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता का भी कोई हल नहीं निकला। आगे क्या होगा ये 1 मिनट में आपको बताते हैं। सरकार और किसानों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। तकरीबन 7.5 घंटे चली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की बातों को ध्यान से सुना है और 5 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत होगी। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। किसानों और सरकार के बीच इससे पहले 3 चरणों की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका था। किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि 5-6 मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उम्मीद जाहिर की कि शनिवार को होने वाली अगले दौर की बातचीत में कुछ न कुछ हल जरूर निकाल लिया जाएगा। हमें पूरी आस है कि जिस तरह ये बातचीत हुई है, जैसे अच्छे माहौल में बात हुई है, उससे लगता है इससे परसों तक हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब 1 मिनट में जानते हैं गुरुवार को किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में क्या हुआ। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच गुरुवार को 7.5 घंटे से अधिक वार्ता चली। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच दोपहर 12:25 पर बातचीत शुरू हुई। सबसे पहले किसानों ने अपनी बात रखी। किसानों के हर सवालों का पहले कृषि सचिव ने सिलसिलेवार जवाब दिया और उनका भ्रम खत्म करने की कोशिश की। दोपहर 2:45 पर लंच के लिए वार्ता को ब्रेक दिया गया। लंच के दौरान सरकार की तरफ से किसानों के खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन किसानों ने सरकार का खाना खाने की बजाय अपने साथ लाया लंगर खाया। लंच के बाद 4:15 पर दोबारा बैठक शुरू हुई। फिर शाम 6:50 का टी ब्रेक हुआ। किसानों ने चाय भी बाहर से मंगवा कर पी। इसके बाद शाम 6:50 पर फिर से बैठक शुरू हुई, जो कि शाम 7:30 बजे तक चली। सूत्रों के मुताबिक किसानों के साथ बैठक में मौजूद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह को बैठक की पूरी जानकारी दी। चौथे दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। आपको बताते हैं अब किसानों की रणनीति क्या है 1 मिनट में। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज लगातार 9वें दिन भी जारी रहेगा। चौथे दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से मामले का कोई हल नहीं निकलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो कानून रद्द करने को तैयार है, तब ही परसों की मीटिंग होगी। एमएस के बारे में लीगल राइट हो सभी फसलों का और जो प्रॉफिटेबल हो उसके बारे में वो सहमत है और बोले कि कानून बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हम कल को सोच लेंगे। सिंधु बॉर्डर से यूपी गेट तक दिल्ली के बाहरी हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी जमे हुए हैं और अब देश के अन्य राज्यों से भी किसान यहां पर पहुंचने लगे हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे कई इलाकों में आज भी जाम रह सकता है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हापुड़ से आ रहे हैं, हापुड़ से बंद कर रखा है, हम लोग अंदर से आ रहे हैं, काफी घूमते काम सब आ रहे हैं, घूमते काम इतना दिक्कत है, चैलेंज बहुत दिक्कत है। देखते हो कहीं नहीं पहुंचा जरूरी ऑफिस क्या करूँ, नुकसान होने का सैलरी भी नहीं आ रही, तो ऐसे कहाँ से काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने बॉर्डर से यात्रा करने वालों को वैकल्पिक रास्ता चुनने की सलाह दी है। और अब आपको 1 मिनट में बताते हैं कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अब अवार्ड वापस करने का सिलसिला क्यों शुरू हो गया। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड वापसी की वजह नए कृषि कानून को बताया है। प्रकाश सिंह बादल जी के भावनात्मक तनाव के वक्त शिरोमणि अकाली दल एक होकर उनके साथ है। किसानों की चिंताओं को दूर करने का वादा करके बीजेपी की केंद्र सरकार ने किसान अध्यादेश पारित किया और शिरोमणि अकाली दल को गुमराह किया है। इसलिए हमने मंत्रालय और एनडीए को छोड़ा। हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वो हस्तक्षेप कर किसानों के मुद्दों को हल करें। बीजेपी ने अवार्ड वापसी को अशोभनीय बताया है। ये स्टैंड जिहड़ा आ वो कोई ज़्यादा शोभनीय स्टैंड नहीं हैगा। ये जिहड़ा अवार्ड है वो तुहाडी शोभा दे लई सी और तुहाडा सत्कार सी। पंजाब के कई खिलाड़ियों ने भी अवार्ड वापस करने की बात कही है, जिसमें पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह, राजवीर कौर, पहलवान करतार सिंह, बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा शामिल हैं। 5 दिसंबर को सभी खिलाड़ी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। कोरोना संकट से निपटने और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको 1 मिनट में दिखाते हैं पूरी खबर।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सर्वदलीय बैठक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों के दलों को निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सर्वदलीय बैठक में कोरोना संकट पर चर्चा के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी बात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी दलों के नेता वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। आज की बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी की तरफ से शरद पवार, समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और बीएसपी की तरफ से सतीश मिश्रा शामिल हो सकते हैं। आज होने वाली बैठक में सरकार कोरोना से निपटने के लिए किए गए उपायों की जानकारी दे सकती है। साथ ही वैक्सीन की मौजूदा स्थिति के साथ वैक्सीनेशन के फॉर्मूले पर भी बात की जा सकती है। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद का दौरा किया था और वहां की लैब में बन रही कोरोना वैक्सीन की जानकारी ली थी। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी सर्वदलीय बैठक है। इससे पहले 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने सभी दलों के साथ कोरोना रोकने और लॉकडाउन के हालात पर चर्चा की थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1 करोड़ से सिर्फ 5 लाख कम रह गई है। पूरी खबर देखिए, पूरी अपडेट सिर्फ 1 मिनट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 95 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 35,551 नए मामले आए और कोरोना से 526 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 24 घंटों में 40,726 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 95,34,964 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 89,73,373 लोग ठीक हो चुके। देश में इस वक्त 4,22,944 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,38,648 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 94.11% पहुंच गई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए आज वोटों की गिनती होगी। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। 1 दिसंबर को हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के मतों की आज गणना की जाएगी। 150 में से 149 सीटों पर हुए नगर निगम के चुनावों का ये नतीजा बेहद खास है, क्योंकि पहली बार इन चुनावों में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने अपना दम दिखाया। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन चुनावों में प्रचार किया। इन चुनावों में बीजेपी के अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि इन चुनावों के लिए लोगों का खास उत्साह देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि सिर्फ 42% लोगों ने ही वोट डाले। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी की वजह से ये चुनाव देश भर में चर्चा का विषय बना। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में इस बार बैलेट से वोट डाले गए हैं, जिसकी वजह से नतीजों के आने में विलंब हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान है। इस 60 सेकंड में जानिए पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के लिए हो रहे मतदान का तीसरा चरण है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटें हैं, जिनमें से तीसरे चरण में आज 33 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटें शामिल हैं। आज के लिए कुल 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से 2 बजे तक होगी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। पिछले 2 चरणों में लोगों ने इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोटिंग की। इससे यही फायदा लगता है कि हमारे जो ये एरिया हैं इनमें डेवलपमेंट होगी। वैसे हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सड़कें बनेगी, ये स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, इसलिए हमने वोट। 28 नवंबर को पहले चरण के लिए 43 सीटों पर करीब 52% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण के लिए 43 सीटों पर करीब 49% वोट डाले गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का ये पहला चुनाव है। बुरेवी तूफान की वजह से दक्षिण भारत के लिए आज अलर्ट का दिन है। 1 मिनट में देखिए क्या खतरा है। दक्षिण भारत में पिछले हफ्ते ही निवार चक्रवाती तूफान आया और अब बुरेवी तूफान दस्तक देने वाला है। आज सुबह बुरेवी तूफान तमिलनाडु और केरल के तट से टकरा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुरुवार को बात की। केरल में हाई अलर्ट है।
सीएम पिनराई विजयन ने आपदा प्रबंधन समेत दूसरे विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। तूफान से बचाव को देखते हुए केरल में एनडीआरएफ की 8 टीमें पहुंच गई हैं। इसके साथ ही वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, कोट्टायम, इडुक्की समेत कई जिलों में आने वाले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। केरल में 217 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं, जहां खतरे वाले इलाकों से करीब 16,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। पुडुचेरी में बारिश शुरू हो गई है। तूफान के खतरे को देखते हुए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को आज सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं तमिलनाडु में बोट सर्विस भी बंद कर दी गई है। इस बीच तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ समंदर में लहरें भी तेज होने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी से लोगों के रोजमर्रा के कामों पर इसका असर पड़ने लगा है। आप देखिए 1 मिनट में क्या हालात हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड बढ़ रही है और इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तार पर जमी ये बर्फ देखिए, पानी की एक एक बूंद जमती जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि पाइपलाइन से आने वाला पानी भी अब जमने लगा है। नलों में भी पानी जम गया है, लिहाजा लोगों को अब पानी नदी से लेकर आना पड़ रहा है। इस ठंड के साथ ही गुलमर्ग का तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ जमी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 6 दिसंबर को भारी बर्फबारी हो सकती है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से करीब 1 महीने बाद मुगल रोड को कल बहाल कर दिया गया, यानी अब लोगों का आना जाना इस रास्ते से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये पूरी खबर आपको 60 सेकंड में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्तव्य देंगे। शिखर सम्मेलन का आयोजन पैन आईआईटी अमेरिका की तरफ से किया जाता है और इस साल इस सम्मेलन का विषय है द फ्यूचर इज नाउ। आज होने वाली इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर बात होगी उनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। पैन आईआईटी अमेरिका 20 साल पुराना संगठन है और 2003 से ही इस सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। सम्मेलन में हर साल उद्योग, शिक्षा और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता रहा है। पैन आईआईटी अमेरिका का संचालन आईआईटी के पूर्व छात्रों की एक स्वयंसेवी संस्था करती है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री समेत सभी प्रतिभागी वर्चुअली शामिल होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.